सिद्रा डार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे उनकी रिपोर्ट के बारे में मज़ीद बात करते हैं। सिद्रा, इस तरह के केसेस में अमूमन फैसले कैसे आते हैं? एक तरह से कहा जा सकता है कि फैसले जो हैं वो जोड़ों के हक में भी आ जाते हैं और या फिर अगर लड़की की उम्र 18 साल से कम हो तो उसे शेल्टर होम भेज दिया जाता है और उसके बाद जब वो 18 साल की हो तो उसके शौहर के साथ भेज दिया जाता है। जो सबसे अहम बात है वो ये कि खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में इस तरह का कोई लॉ मौजूद नहीं है जो लड़का और लड़की को 18 साल से कम उम्र में शादी करने से रोके। पंजाब में आप 16 साल की उम्र में शादी कर सकते हैं, लेकिन सिंध में वाहिद एक सूबा है पाकिस्तान का जहाँ पर अर्ली चाइल्ड मैरिज एक्ट मौजूद है और उसके तहत आप 18 साल से कम उम्र में शादी नहीं कर सकते। अगर आप करें तो आप पर जुर्माना भी है और उसकी सजा भी है। और हम देखते हैं कि अक्सर और बेशतर केसेस में फायदा इसलिए ले लिया जाता है कि जब लड़की की उम्र कम हो तो कहा जाता है, अगर वो किसी और अक़लियत से हो कि जी उसने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया है, वो बलूगत की उम्र में है, तो इस हवाले से उसको फायदा है और वो अपने शौहर के साथ जा सकती है। तो अदालत में ये फैसले यूं ही होते हैं कि लड़की अदालत में जाके बयान दे और कहे कि मैं अपनी मर्जी से शादी की है और मैंने अपनी मर्जी से मजहब तब्दील किया है, तो फिर अदालत उनको आगे जाने देती है, अपने शौहर के साथ वो रह सकती है। राइट, तो अगर सिंध में, जिस तरह से आपने कहा कि सिंध में अर्ली चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट जो है 2016 से मौजूद है, इसके अलावा पंजाब में आपने कहा कि 16 साल की उम्र है और KPK और बलूचिस्तान में ऐसी कोई ऑप्शन नहीं है। तो इस पूरे किस्से में जोड़ों का एक सूबे से दूसरे सूबे में चले जाना, वहाँ जाके निकाह कर लेना, ऐसे भी वाक़यात रिपोर्ट होते हैं? बिल्कुल, इस हवाले से हमारी सूबाई वज़ीर जो है ख़वातीन की बहबूद की शाइला रज़ा, उनसे बात हुई और उन्होंने कहा कि चूँकि सिंध के अंदर ये कानून एग्जिस्ट करता है तो बहुत सारे जोड़े अपने आप को इससे बचाने के लिए दूसरे सूबे में जाकर भी शादियाँ कर लेते हैं। हमने उनसे ये भी जानने की कोशिश की कि जब एक एक्ट नाफिज हो चुका है, सिंध असम्बली उसे पास कर चुकी है, तो उसके बावजूद सिंध से ऐसी शिकायत क्यों आती हैं कि हिंदू जो अक़लियती हैं उनकी लड़कियों की जबरी मज़हबी तब्दीली भी होती है और शादी भी हो जाती है और फिर वो केसेस अदालतों में आते हैं। क्या ये एक्ट होने के बावजूद इस पर अमल दरामद नहीं हो पा रहा? तो उनका कहना था कि कानून के आगे हम भी बेबस हैं, हम कानून साजी कर रहे हैं, हम कानून बना रहे हैं, लेकिन जब फैसले अदालतों में जाते हैं तो फिर हम भी अदालतों की तरफ देखते हैं। उनका मजीद इस बारे में कुछ यूँ कहना था। जब हमने ये अर्ली चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट पास किया तो इस्लामी नज़रियाती काउंसिल की तरफ से ये बात आई कि सिंध असम्बली जो है उसने गैर इस्लामी जो है वो पास किया है कानून और उसको डिज़ोल्व हो जाना चाहिए। लेकिन हमने स्टैंड किया। बहुत सारे केसेस हमने होने से पहले और होने के दौरान रोके हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि मोर देन 60 तो हमने ये किया है। लेकिन कानून सिर्फ ये नहीं होता कि मैंने पेपर पे बना दिया, साइन कर दिया तो उस पर इम्प्लीमेंटेशन हर जगह हो जाए, और यकीनन कि इसमें हर सेगमेंट को अपना किरदार अदा करना है। सिंध में इसलिए हो रहा है कि एक तो कानून भी है, दूसरी बात जो हमें मसला होता है वो ये होता है कि तकरीबन हर लड़की बाजियाब हुई है, हर लड़की बाजियाब हुई है, लेकिन लड़कियों ने जाकर कोर्ट में जो है वो स्टेटमेंट दिया कि जी हमने इस्लाम कबूल कर लिया, अपनी मर्ज़ी से कबूल किया है, और उसके बाद इस्लामिक लॉस के हिसाब से उसको फिर उसने अपनी एज जो है उसमें ज़ाहिर है कि प्यूबर्टी जो है आपकी स्टार्ट 12 एंड 12.5 पे सम टाइम और सम टाइम 12+ पे हो जाती है, तो इसका एडवांटेज वो ले लेते हैं और इस तरह से फिर वो लड़के के साथ चले जाते हैं। आप क्या समझती हैं कि जो इस तरह की शादियां हो रही हैं जिसमें मज़हब भी तब्दील हो जाता है और कम उम्री में हो जाती हैं, इसमें मामला क्या दो तरफ़ा होता है या क्या ऐसे अवामिल हैं जिसकी वजह से मामलात इस नहज तक पहुँचते हैं? 100% ये नहीं कह सकते कि अचानक ही सब कुछ हुआ। बहुत सारे केसेस घर वालों को पता होते हैं कि उनकी बच्ची टिल्ट हुई हुई है किसी साइड, और वो उस पर उस लिहाज से सख्ती भी कर रहे होते हैं और मार पीट तक भी चले जाते हैं। लेकिन एक दिन यही होता है कि बच्ची जो है वो डॉच कर जाती है और चली जाती है, तो हम उस वक्त भी जो है ना ये नहीं कहते कि हमारी बच्ची ने ये किया है और हमें मालूम है और वो उसका टिल्ट थी, वो इस तरफ उसका इंटरेस्ट था। लेकिन जब बच्ची सामने आई तो उसने कहा मेरे पेरेंट्स तो जानते थे, ये मुझ पे सख्ती कर रहे थे, मेरे पास यही रास्ता था। कुछ ऐसे एलिमेंट्स मौजूद हैं जो उन लड़कियों को ना सिर्फ पनाह देते हैं बल्कि इस मामले को सपोर्ट भी करते हैं।
क्या वो लोग हुकूमत से ज़्यादा बाअसर और ताकतवर समझे जाते हैं? मैं समझती हूँ कि इसमें जो मेजर फैक्टर है वो पॉवर्टी है, गुर्बत है, और वो उस गुर्बत की वजह से अपने घर को छोड़ती हैं। और फिर जाहिर है कि ज़रूरी नहीं है कि वो सही हाथों में जाएं, और फिर उनके साथ आगे क्या होता है ये एक बहुत दर्दनाक सिलसिले हैं। जब FIR कटती है तो इसका मतलब है कि हुकूमत है। जब अदालत तक बच्ची पहुंचती है, बाजियाब होती है, तो हुकूमत है। जब अदालत तक बच्ची को हम पहुंचाते हैं तो हुकूमत है। सेफ हाउस तक बच्ची जाती है तो हुकूमत है। लेकिन जहाँ पे कोर्ट के फैसले हैं वहाँ पे हम खुद कोर्ट के आगे खड़े हैं, हम खुद कोर्ट के आगे खड़े हैं। तो यहाँ पे आकर हम बेबस हैं। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग मोस्टली जो है केसेस में हुई है। मोर देन 99% केस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आ रही है, लेकिन दोनों साइड से जो है वो रिलीजियस कार्ड खेला जा रहा है। जिस तरह शैला रज़ा ने कहा कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ इस तरह के केसेस होते हैं, उसमें अभी हम देख रहे हैं कि जो पार्लिमानी कमीशन है उसकी भी कुछ फाइंडिंग्स यही हैं। वो यही कह रहे हैं कि कम उम्री में अगर कोई मजहब तब्दील करता है तो उसे तो नहीं रोका जा सकता, लेकिन इंतजामी इकदामात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सिद्रा, आपने नेहा और आरजू का जो केस अपनी स्टोरी में दिखाया, आरजू के केस में आज कुछ पेशरफ्त हुई है, क्या रद्द-ए-अमल आ रहा है उस पर? आरजू के केस में अभी तक जो पेशरफ्त हुई है वो ये कि जो मुलजिम अली अजहर है उसका रिमांड मुकम्मल हो गया, और तफ्तीशी अफसर ने कहा है कि रिमांड मुकम्मल होने के बाद अब इनको मजीद तफ्तीश की ज़रूरत नहीं है, तो अदालत ने उन्हें जेल भेज दिया है। इसके साथ ही जिन्होंने अली अजहर और आरजू का निकाह पढ़ाया था वो निकाह ख्वाह अभी अबूरी जमानत पर बाहर है, लेकिन जो वकील लड़की का बना था जिसने उस लड़की का खुद मुख्तारी सर्टिफिकेट निकाह ख्वाह को पेश किया था वो मफरूर है, और उसकी तलाश के लिए अभी छापे मारे जा रहे हैं। केस अदालत में है, अब देखते हैं कि आगे ये मामला कहाँ तक जाते हैं। बहुत शुक्रिया सिद्रा।